दे वर लाइक गुड। ये है कि ए बी ई एफ और सी डी पैरेलल है, परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन बी डी। ए बी is perpendicular to BD. Write down everyone. EF is perpendicular to BD. Let's start our class. आज का हम क्लास इसी से स्टार्ट करते हैं। ये तीनों जो चीजें है ना, ये तीनों लाइंस जो है, दे आर परपेंडिकुलर टू BD, राइट? तो इसमें प्रूव करना है। पेपर्स मिल गए सबको? मिल गए? अब से सच में रेगुलरली आना शुरू करो, ये 60 वगैरह सब नहीं चलेगा। So this is what we need to prove in this triangle. 1 by AB upon 1 by AB plus 1 by CD is equal to 1 by EF. चाहे आपने पहले शायद कर लिया हो इस क्लास में, पर इसको प्रॉपरली आज लिख लेते हैं। दरवाजा बंद कर दो बस। ठीक है ना? बहुत सिंपल है, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। हाँ? कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, नथिंग टू बी ड्रॉन। आपने, मैंने कहा था देखो, दो ही चीजें यूज होती है आपके ट्राइंगल्स के चैप्टर में, है ना? नाउ वी सी हम कैसे किसी चीज को अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास दो ही चीजें हैं ट्राइंगल्स के चैप्टर में, या तो सिमिलैरिटी है, ठीक है ना, या बीपीटी है, राइट? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी वाली जो चीज होती है ना, जो थ्योरम होती है, वो कभी भी ईएफ और एबी के बारे में बात नहीं करेगी, जो ट्राइंगल की एक साइड बनकर आएगी हमेशा। देखो आप ट्राइंगल लोगे तो आप एबीडी लोगे या सीडीडी लोगे। तो बीपीटी ना कभी भी आपको ईएफ एबी और सीडी के बारे में बात नहीं करेगी। जो पैरेलल लाइन ड्रॉ हुई है, ये तीनों पैरेलल हम बोल सकते हैं, ए बी ई एफ और सी डी आपस में तीनों पैरेलल है, ये बोल सकते हैं ना? तो जो पैरेलल लाइंस होती है ना, राइट, पीपीटी कभी भी उनके बारे में बात नहीं करती। इनफैक्ट अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ किया है तो वो ईडी एई बी एफ और एफ डी इन सब के बारे में बात करेगी। क्लियर हो गया? दूसरी वाली दो साइड्स की जो पार्ट्स बनेंगे हमेशा बीपीटी उनके बारे में बात करेगी, उनकी रेशियो निकालने की बात करेगी। ठीक है? तो जब हमने ये वाली फिगर ली है ना, तो सबसे पहले तो मुझे पता है ए बी इज पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू सी डी। हम क्यों लिखेंगे? लाइंस विच आर पैरेलल, सॉरी, विच आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। Lines which are perpendicular to same line are parallel to each other. The first thing that we'll use here. समझ में आ गया? ये पहली चीज है जो हमें प्रूव करनी है। उसके बाद मुझे पता है मुझे सिमिलैरिटी यूज करनी है, तो मैं कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करूं? ठीक है? तो मैंने लिया ट्रायंगल ई एफ डी है, छोटे वाला, इसको सिमिलर प्रूव करना है ए बी डी। प्रूव हो सकता है सिमिलर? तो ट्रायंगल्स को देखो, जस्ट फोकस ऑन द ट्रायंगल। नहीं समझ में आता अलग बात है। ट्रायंगल एबीडी एक बड़े वाला दिख रहा है हमें, ये दिस वन। हाँ जी, बाकी सारे साथी पता नहीं। लव्या है एक, तो कौन सी वाले? आरुष है, क्यों? अच्छा, क्यों छुट्टी? तो एबीडी एंड ईएफडी, क्या इनको हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं? अच्छा, सिमिलैरिटी के लिए क्या रूल होता है? दो एंगल्स लेने होते हैं ना, कोई भी दो एंगल्स। तो सबसे पहला कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? 90 डिग्री वाला एंगल दिख रहा है दोनों में, और उसके बाद ये एंगल डी कॉमन। तो मैं कैसे प्रूव करूंगी? देखो, इन ट्रायंगल ई एफ डी एंड ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि ये लिखने के बाद दूसरे वाला आपको खुद लिखना है। इसमें आई विल टेक एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी ईच 90 डिग्री, और सेकेंड हम ले लेंगे एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल ए डी बी कॉमन। तो triangle EFD is similar to triangle ABD by AA.
एंगल एंगल रूल से ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर हमने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया तो उसके बाद हम क्या लेते हैं, देखो पूछा क्या गया हमें साइड्स के बारे में, ए बी सी डी ये सब पूछा जा रहा है ना। तो जब मैंने ट्राइंगल को सिमिलर ले लिया, देन आई टेक द साइड्स आर, क्या होती है साइड्स, प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, घबराना नहीं है, तुम जिस तरह से बैठे हो सच में कह रही हो बहुत घबराए हुए हो, पहली बात तो, है ना। मैथ्स मुश्किल नहीं है, पहली बात में तो पहली बात तो कभी समझ नहीं आती, है ना। और जो पहली बार में समझ में आ गई वो मैथ्स नहीं होती। सच्ची बताऊं, जब समझ में बिल्कुल ना आए ना और वो पहली बार में समझ में आ जाए तो मैथ्स है ही नहीं, वो लॉजिक होगा आपका या कुछ भी और सब्जेक्ट हो सकता है। अगर मैथ्स से डर लगता है पहली बार में वो कभी समझ नहीं आएगी, वो और डर आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वी नीड टू डू ओवर हियर इज, जब भी ट्रायंगल दिखेगा कहीं ना कहीं से बीपीटी लगानी है या सिमिलैरिटी। अगर बीपीटी लगाने की कोशिश करते हो तो वो देखो कि मुझे अगर बीपीटी लगानी पड़ेगी तो मैं एफ डी और बीएस के बारे में बात करूंगी, डीई और एई के बारे में बात करूंगी। लेकिन प्रूफ में ना उसने ए बी सी डी और ई एफ दिया हुआ है, तो ए बी जो है वो ट्रायंगल की एक साइड बन रही है जो बीपीटी में आएगी नहीं। बात क्लियर हो गई? तो मैंने सोचा कि लेट मी स्टार्ट विद सिमिलैरिटी। तो मैंने दो ट्रायंगल्स लिए, अब देखना आपको खुद है ये, आपने लिया है ए बी डी और ई एफ डी, इनको हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। अब इसके बाद हम साइड्स की रेशियो लेंगे। तो मैंने आपको नाम से बताया हुआ है ना, ट्रायंगल ई एफ डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी। तो यहां से लिया ई एफ और यहां से लिया ए बी इज इक्वल टू एफ डी अपॉन बी डी। पहले यहां तक लिख लो सर, राइट डाउन लिखो, फिगर ड्रॉ करो। ये क्वेश्चन एक तरह से इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पेपर में अभी नहीं आया, दिसंबर में जरूर आ जाएगा टर्म पेपर्स में। गिवन था इसमें आपको ऐसी एक फिगर दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है ए बी ई एफ और सी डी दे आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन बी डी। तो आप पहली चीज लिखोगे कि अगर ये तीनों परपेंडिकुलर टू सेम लाइन है तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ। ये लिखना पड़ेगा हमें, 3 मार्क्स में आएगा या 5 में आएगा, पहले ये चीज लिखनी है। फिर सेकंड हम जाएंगे सिमिलैरिटी में। तो हमने एक तरफ से एक ट्रायंगल लिया, उनको सिमिलर प्रूव कर दिया, उस सिमिलैरिटी से मैंने साइड्स की रेशियो ले ली। समझ में आ गया? लिखो इसे प्रॉपरली। अब जो हमने ए बी और ई एफ के साथ किया है वो सी डी और ई एफ के साथ भी हो जाएगा। तो ट्राई एंड प्रूव ई बी एफ एंड सी डी डी सिमिलर। ऐसे ही जैसे हमने यहां देखा वैसे ही दूसरी तरफ से भी देखेंगे, दो ट्रायंगल्स तब बनेंगे उनको सिमिलर प्रूव करेंगे। इतनी चीज तो ना दिसंबर तक आते आते आप आराम से कर लोगे। ठीक है, कुछ नहीं, घबरा मत। अगर देख कंसिस्टेंट चले तो हफ्ता लगाना, उसके बाद देखना आता है कि नहीं। ठीक है, पहली क्लास में कभी समझ नहीं आता और जब मैथ अच्छी लगती ना हो वैसे ही। ठीक है, और जब बच्चे बाकी सब आगे करके बैठे हो और हम लोग पीछे बैठे हो, इसलिए मतलब थोड़ा सा पीछे होते हैं हम लोग जब पढ़ाई में, राइट। इसका क्लियर हो गया सबको? ऐसे ही हमने अब सेकंड वाला जो हमने इसका लेना है, कैसे लेंगे? देखो मुझे यहाँ से अब दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ये छोटे वाला और ये बड़े वाला। तो आई टेक ट्राइंगल ई बी एफ ले लू, ट्राइंगल ई बी एफ एंड ट्राइंगल सी बी डी। 5 मार्क्स में है ना, तो ये प्रूव करो ही करो। 3 मार्क्स में होगा सिमिलरली लिख देना। बात समझ में आ गई? तो हमें 3 मार्क्स कितने मार्क्स लेने हैं, तो हमने पहला स्टेप प्रूव कर दिया, उसको सिमिलरली कर दिया। 5 मार्क्स में दोनों प्रूव कर दो। ठीक है ना? तो इसमें भी हम क्या लेंगे, हमारे पास ये एंगल कॉमन दिख रहा है हमें और ये 90 90 वाले एंगल्स दिख रहे हैं। बात समझ में आ गई इतनी? विजिबिलिटी है कि नहीं है हमें ये? हम लिखेंगे एंगल ई बी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। क्यों है ये कॉमन? और उसके बाद एंगल ई एफ बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, ईच 90। अगर नहीं दिखता ना, सच में करो ना, इस फिगर को हमेशा अलग कर लिया। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स दिखे अब, ये 90 90 हुआ, ये कॉमन एंगल हुआ, कुछ नहीं किया हमने, सीबी को अलग कर दिया।
उसके बिना फिगर ड्रॉ की आप इरेज नहीं कर पाओगे। आपने क्या करना है, जैसे मैंने अगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, मुझे समझना है ना, तो मैं जिन ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रही हूँ ना, उनको मैंने अलग से अपनी नोटबुक में ऐसे ड्रॉ कर। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब ऐसे ही, अब अगर मैं सीबी वाले ट्राइंगल की बात करी हूँ, तो मैंने इसको उड़ा दिया। अब दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, ईबीएफ और सीबीडी। अब दिखे ना, सिमिलैरिटी होगी इनमें, है ना। बस ये फिगर क्या है, दोनों इकट्ठी करके रखी हुई है, राइट। अब ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए। इसके बाद भी आप क्या लोगे, ए सिमिलैरिटी से ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मैं टू प्रूव अभी रब कर रही हूँ। इसमें आप लिख दोगे ट्राइंगल ईबीएफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीडी, ए रूल आ जाएगा। और वहां से हम ले लेंगे, आई विल नॉट टेक ईबी, हाइपोटेन्यूज नहीं लेंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक स्टेप है हमारे पास। हम यहाँ पे ले लेंगे, आई नीड टू टेक ईएफ, ये लिया ईएफ और यहाँ से लिया सीडी इज इक्वल टू बीएफ और बी। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो मुझे लेके चलनी है। बात क्लियर हुई इतनी? ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में ना वेरिएशंस होती हैं, समटाइम्स दे टेक ए बी इज ए, सी डी इज डी, ई एफ इज सी, प्रूव दैट 1/a 1/b इज 1/c, ऐसा दिया जाता है, एक्स वाई जेड करके दिया जाता है, तो प्लीज उसको ध्यान रखना। अब जो मैं चीज ले रही हूँ वो सिर्फ समझाने के लिए है, यू कैन टेक इट लाइक दैट, अदरवाइज कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, बी एफ को एक्स ले लेना, एफ डी को वाई ले लेना। लेट बी एफ जो लेंथ है वो एक्स है, जो एफ डी है वो वाई। समझ में आ गया? विजुलाइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ई एफ अपॉन ए बी, एफ डी क्या था, वाई, और बी डी क्या है, एक्स प्लस वाई। यहां से ई एफ अपॉन सी डी, बी एफ कितना है, ठीक है ना। जितनी सिमिलैरिटी मैंने सिखाई है ना, ये तो आराम से हो जाती है। आफ्टर अ पॉइंट आप सिमिलैरिटी तो कर लोगे, अप्लाई कर भी लोगे, कईयों को अगर नहीं भी किया हुआ तो टिल दिसंबर इतना समझ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो करना है ना, ये थोड़ी सी इनपुट ही होती है यहाँ पर। इन्हें क्या करना है, इन दोनों को ना इक्वेशंस को ऐड करना होता है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ई एफ दोनों का न्यूमरेटर में हो, ए बी दोनों का, ए बी सी डी दोनों शुड बी इन द डिनोमिनेटर। यहाँ पर एक्स प्लस वाई मतलब पूरी बी डी शुड बी इन द डिनोमिनेटर। इन दोनों को ऐड कर दो अब। तो नाइन्थ में यूक्लिड किया था ना, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, रिजल्ट्स आर इक्वल। तो ये हो गया y अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल प्लस, सॉरी, प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस। समझ में आया? दोनों को हमने साइड बाय साइड ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन बिल्कुल अगर बोर्ड में भी देखो तो बिल्कुल आ सकता है, तो इसको मतलब इसको हल्के में मत लेना, सच में कह रही हूँ। ये क्वेश्चन अगर दिखा है पेपर में तो बोर्ड में कहीं ना कहीं हो सकता है आ जाए, वरना दिसंबर टेस्ट में मानना किसी और स्कूल के पेपर में तो पक्का आएगा। क्लियर हो गया इतना? अब देखो यहाँ से ई एफ कॉमन ले लिया, 1/ab प्लस 1/cd। अब यहाँ से सॉल्व करना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा, 1/ab प्लस 1/cd इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा हेंस। क्लियर है इतना? ठीक है। एंड देयर वाज वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन सिमिलैरिटी को जो करवाना है मुझे। इतना क्लियर हो गया? जब मैं सर्कल स्टार्ट करवाऊंगी तो थोड़ा सा नाइन्थ रिविजन होगी आपकी सारी सर्कल का चैप्टर। तो अगर आज मैं स्टार्ट करवा रही हूँ ना सर्कल, जब भी करवाऊंगी थोड़ी बहुत हम नाइन्थ के सारे रूल्स को याद करेंगे, बहुत जरूरी है उन रूल्स को याद करना, क्योंकि एक्सप्लिसिटली वो ना यूज हो, कहीं ना कहीं हम एरियाज में तो उनको यूज करते हैं।
ठीक है, हो गया ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक ट्राइंगल दिया हुआ है इक्विलेटरल, ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल। ये क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये मुश्किल नहीं था। बी को एक्सटेंड किया है टू पॉइंट पी और सी को एक्सटेंड किया है टू पॉइंट क्यू, और एपी और एक्यू को ज्वाइन कर दिया। BC is equal to BP is equal to CQ, ये दिया हुआ है। ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल, स्ट्रेट लाइन है बीपीक्यू, सीक्यू बिल्कुल है, PBCQ स्ट्रेट लाइन है जिसमें BP, BC और CQ आपस में इक्वल है। अब प्रूव करना है आपको, लिखो। PQ अपॉन PA इज इक्वल टू PA अपॉन PB। और सेकंड दिया हुआ है PA स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, वेयर x क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल, जिसमें मैं AB को x ले रही हूँ। ठीक है, साइड ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज x यूनिट, तो वहां से उसने x स्क्वायर यूज किया होगा। अब देखो ना, मुझे पता है कहीं ना कहीं इसमें क्या यूज होगा। दो ही चीजें हैं ट्राइंगल्स को देखने के बाद जो मेरे दिमाग में आएंगी, 10th क्लास का मैं बच्चा हूँ, है ना। ट्राइंगल्स ही किया है और सर्कल्स किया ज्योमेट्री के नाम पर। अभी जो हम करेंगे इसमें सर्कल तो कोई दिख नहीं रहा, ट्राइंगल दिख रहे हैं। तो ट्राइंगल में मैंने दो ही चैप्टर्स, एक चैप्टर में दो ही चीजें पढ़ी थी, डीपीटी और सिमिलैरिटी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या यूज होगा? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी यूज होगी। क्यों नहीं यूज होगी? क्योंकि वो क्या मांगती है, पैरेलल लाइन। इस ट्रायंगल में कोई पैरेलल किसी को एक को दी हुई है ना, मैं बना सकती हूँ, आई नॉट टेक बीपीसी। ठीक है, सिमिलैरिटी में आते हैं। जब मुझे साइड्स की रेशो दे दी ना पी क्यू बाय पी ए, मैं प्रूफ से चलती हूँ। इस प्रूफ में पी क्यू साइड दी हुई है, तो पी क्यू क्या हुआ, जिस कंप्लीट साइड। फिर साथ में है पी ए। समझ में आ गया? अच्छा, होता क्या है, जैसे आपको साइड दी जाती है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम दिस पी क्यू एंड दिस पी ए विल बी ऑफ वन ट्राइंगल, और जो नीचे वाली साइड दी हुई है ना इन द डिनोमिनेटर, दिस विल बी ऑफ द अदर ट्राइंगल। तो पी ए और पी बी दी हुई है। अब आप खुद सोचो, इस पी क्यू और पी ए के साथ कौन सा ट्राइंगल बनता है? पी क्यू और पी ए के साथ कौन सा बना, पी ए क्यू। और पी ए और पी बी के साथ कौन सा ट्राइंगल बनता है, पी बी ए। इन दोनों को सिमिलर करना है। बात समझ में आई? जब साइड्स की रेशो पूछी जाती है ना, तो वहां से उन साइड्स से ही देखो कौन से दो ट्राइंगल मुझे बनाने हैं, क्योंकि सिमिलैरिटी तो यूज करनी ही है, राइट। अब आते हैं इसके प्रूफ पर। तो पहली चीज तो ना, मुझे पता लग गया ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ट्राइंगल एबीसी जो है ये इक्विलेटरल है, तो यहाँ से ये तीन साइड्स आपस में इक्वल हुई और ये भी इक्वल दिया हुआ है, मतलब ये सारे एक्स और एक्स दिए। एंगल एबीसी किसके इक्वल हुआ, क्यों 60। मतलब कोई भी चीज अब ऐसी नहीं है जो हमने कहीं ना कहीं पढ़ी नहीं हुई। मैं स्टार्ट कहां से करूंगी, मुझे इक्विलेटरली क्यों दिया है, सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल, कुछ तो उसी का यूज करना होगा। इफ दिस इज 60, व्हाट अबाउट दिस एंगल, है ना। तो एंगल ए बी पी इज 120 डिग्री। व्हाट अबाउट ट्राइंगल बीपीए, क्या लगता है बीपीए किस तरह का है? अभी फिगर बनानी कितनी जरूरी थी, इसमें इक्वल साइड मार्क करने कितनी जरूरी थी, ये और ये साइड इक्वल हो गई।
triangle BPA is an isosceles triangle. Can I find the measure of angle APB? ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं। ये आपको कितना दिया हुआ है? ये वाला भी क्या होगा? APB किसके इक्वल होगा? BAP के। क्यों होगा इक्वल? आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी तो मैं लिखूंगी इन ट्रायंगल BPA BP इज इक्वल टू AB। ये हमें गिवन है। तो ABP APB इज इक्वल टू BAP आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई है ना? अब एंगल सम प्रॉपर्टी सबको आती है। ये 120 है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो क्या मैं एंगल्स निकाल सकती हूँ इसके? इन ट्रायंगल ABP 120 डिग्री प्लस BPA प्लस BAP इज 180 डिग्री। दोनों आपस में इक्वल है, तो मैंने इसको 2BPA लिख दिया इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। यस और नो? 30 डिग्री आ गया क्या एंगल? मतलब ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया, ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया। पहले तो इतनी चीज इसमें पूरा अपने फ्रेमवर्क बना के रखना है। मैंने कहाँ से लिया? पिक मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ? मतलब सबसे पहली जो चीज मेरे को हिंट मिला वो था ट्रायंगल तो दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ है इक्विलेटरल। उससे ना मैं एंगल का मेजर निकाल सकती हूँ। मतलब अगर मुझे राइट एंगल दिया होता तो मुझे पता 90 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं कोई और 90 डिग्री एंगल बनता होगा, तभी मैं उसको सिमिलर प्रूव कर सकती हूँ। बात क्लियर आई? ठीक है ना? अब आप देखो, हाउ विल यू प्रूव द गिवन टू ट्रायंगल, जो हमने अभी बात की थी। ट्रायंगल PAQ मैं 1-to-1 सिमिलैरिटी के साथ नहीं लिख रही हूँ। ट्रायंगल PAB, इनको हम सिमिलर कैसे प्रूव करें? देखो, कोई दो एंगल्स इक्वल करने हैं बस, और तो कुछ भी नहीं है। APQ और APB 30 वाला तो एंगल कॉमन हो गया, लेकिन लोडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। इतना लिख लो पहले, चलो इतना राइट डाउन, पहले इसको पूरा फ्रेमवर्क लिख लो, उसके बाद विल कम टू हाउ वी प्रूव देम सिमिलर। हिल इज हेयर, लव्या नहीं आया, गौतम नहीं आया, ज्योति, जसलीन, जसलीन रेगुलर रहना बिल्कुल अब। नव्या ऑनलाइन, सानवी, बिस्मी, कायशा, कायशा क्यों नहीं आई? दर्पण, कबीर, श्रेयांश, आरुष, आरफ, आरफ भी नहीं आया। ईश्वी ऑल्सो, सिंजन, सुरलीन, राधा, तनु। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? लिख लिया हमने इतना? ठीक है ना? बिकॉज उसके बाद मैं ये सब इरेज करने वाली हूँ। अब मुझे सिर्फ ट्रायंगल्स पे फोकस करना है, और वो दो ट्रायंगल्स है मेरे पास,
ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PAB। मैंने 1-to-1 सिमिलैरिटी नहीं ली है ये, ठीक है। मुझे पता है कौन से वाला एंगल, इफ आई टॉक ऑफ PAQ, बड़े वाला ट्राइंगल देखती हूँ, ठीक है ना। अब इसमें मैं क्या करूंगी, अगर मुझे फिगर ना सच में कंफ्यूजिंग लगती है ना, तो बड़े वाले ट्राइंगल को अलग कर लो। दिस इज वन वे टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री। जब उसमें बहुत सारा, जैसे मैं कहती हूँ सारा पड़ जाए ना, तो उस चीज को अलग कर लिया करो। इसके दो एंगल 30 है और ये वाला कितना है, 30, 60, 30, कितना हो जाएगा 120। इसके साथ मैंने कौन से वाले ट्राइंगल को खड़ा किया है, TDA। जैसे बना हुआ ना वैसे ही, मतलब हमने क्या किया, अलग कर लिया दोनों को। बात समझ में आ रही है। जैसे कि मैंने आपको एक पीस ऑफ पेपर दिया, आपने उसमें कटिंग कर ली, दो कॉपीज दी, PAQ अलग रखा, बाकी सब इरेज कर लिया, और ABP को अलग कर दिया। ये 120 है, ये 30 है, और ये भी 30 है। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ कौन से दो एंगल्स इक्वल है इसके, तीनों एंगल्स इक्वल है वैसे तो। एंगल B किसके साथ मैच करता है, A के साथ। तो अब मैं क्या करूंगी, PAQ में एंगल A, और यहाँ पर एंगल B रखना है, तो मैं इसको थोड़ा सा बस चेंज कर दूंगी, यहाँ पर B आ जाएगा। एंगल P के साथ मैच करता है, कॉस सेम वर्टेक्स है, Q और A मैच करते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वर्टिसेस हैं। तो PAQ, और मैं क्या लिखूंगी, एंगल PB। समझ में आ गया। तो मैं अब इसको सिमिलर प्रूव कर देती हूँ। आई राइट एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PBA, each 120 degree. Angle APQ is equal to angle APQ कहा था, तो BPA कह दूंगी, each 30 डिग्री, या कॉमन भी लिख सकते हो। तो ट्राइंगल PAQ is similar to triangle PBA by AA similarity rule। अब जो हमने प्रूव करना था वो सब हमारे पास आ गया है, जो हमारा ये थी ना सारी। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होती है, तो आप लिख लोगे, सिमिलर लिखा है तो PA अपॉन PB। AQ और AB इसलिए ले लूंगी क्योंकि मुझे यहाँ दिया नहीं हुआ, फिर मुझे दिया हुआ है यहाँ से PQ और यहाँ से P। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। बात समझ में आई है। क्वेश्चन देखने में नया है तो प्लीज, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में दिखता है, और एक क्वेश्चन पेपर में दिख ही जाएगा, वो 1 मार्क का होगा या 2 मार्क का होगा, जो ऐसा लगेगा नहीं किया हुआ, बट सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। ट्राइंगल जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ था इक्विलेटरल, वहां पे परपेंडिकुलर मेंशन किए हुए थे, तो वो तीनों पैरेलल हैं। वहां से ट्राइंगल की सिमिलैरिटी लेना, कुछ ना कुछ आपको लीड वहां से मिल जाएंगी। बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद सेकंड वाला करना है, तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB इंटू PQ। PA स्क्वायर PB इंटू PQ कर दिया हमने, ठीक है। तो PA स्क्वायर, व्हाट इज PB, PB कितना है x, और PQ कितना है, समझ में आ गया। हेंस इतना क्लियर है सबको। अब एक क्वेश्चन लिखना, लेट्स सी, है इजी, देखते कर पाते हो कि नहीं। इफ A 6'1", B 8'2" एंड C 9'4", होपफुली सबने वो ट्राइंगल्स का लिख लिया था, कुछ रहता है लिखने वाला किसी का, सबने कॉपी कर लिया था ना ये, डन। इफ A 6'1", B 8'2", 9", यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा तो कहाँ से, कौन से चैप्टर से है, बात समझ में आ गई ना। तो उसके सारे फॉर्मूला जब रिवाइज कर लो दिमाग में, कौन से होते हैं, दो फॉर्मूला जो होते हैं उसमें कौन से हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना।
सो द मोमेंट आई रीड अ क्वेश्चन जिसमें कोऑर्डिनेट्स मेंशन होंगे, वो चैप्टर 7 में पहुंच जाऊंगी। चैप्टर 7 में पहुंचकर अब इसके बाद में लिखा हुआ है आर द थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। और जब कोऑर्डिनेट में पैरेललोग्राम वर्ड मेंशन किया जाएगा तो मेरे दिमाग में पहली चीज क्या आएगी? मिड पॉइंट। क्यों आएगा? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। कुछ भी हो जाए, अगर उसने पैरेललोग्राम मेंशन ही कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं वही यूज होना है। बात समझ में आ गई? उसने कोई ऑपोजिट साइड के बारे में नहीं कहा हुआ, उसने कुछ नहीं कहा हुआ, प्रूव करो ये नहीं कहा हुआ। जब उसने मेंशन कर दिया पैरेललोग्राम में, तो कहीं ना कहीं हमें मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स को ही यूज करना है। बात समझ में आ गई? ये थ्री वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। और फिर पता है मैं क्या करती हूँ? मैथ्स में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है, हम विजुअलाइज नहीं करते हैं। हमें पैरेललोग्राम के थ्री वर्टिसेस दिए, हम नंबर्स में खो गए। आपने पैरेललोग्राम साइड बाय साइड ड्रॉ करना है, ये मेंशन कर दो 6 1 B 8 2। द मोमेंट आई विल रीड दिस क्वेश्चन, मैं साथ ही साथ ना फिगर ड्रॉ करूंगी। पहले तो मुझे पैरेललोग्राम दिखना शुरू हो गया, उसके बाद इसके डायगोनल्स क्लियर हो गए, कैसे मिड पॉइंट निकालना है वो क्लियर हो गया, किन दो डायगोनल्स को यूज, किन दो वर्टिसेस को यूज करना है वो क्लियर हो गया। ठीक है, आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, E is the midpoint of, and E is the midpoint of CD. Find the coordinates of E. तो मुझे मेरा लीड तो पहले ही मिल गया कि मुझे पहले सबसे पहले क्या निकालना है? पहले मैं क्या निकालूंगी? मिड पॉइंट किसका? AC का और BD का। आई फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स। ठीक है ना? सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other, therefore midpoint of AC is equal to midpoint of BD. B को मैंने ले लिया एज एक्स एंड वाई। AC का मिड पॉइंट क्या होगा? फॉर्मूला बताना मुझे, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। किसी भी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालना है हमें, जैसे P x1 y1 Q x2 y2, तो इनका मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। समझ में आ गया? इतना इतना तो याद है ना हमें? ठीक है ना? तो मैंने AC से मिड पॉइंट निकाला, क्या आया? 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 और 1 प्लस 4। x1 को x2 के साथ ऐड किया, y1 को y2 के साथ ऐड किया, डिवाइड बाई 2। BD का मिड पॉइंट क्या होगा? 8 प्लस x डिवाइड बाई 2, 2 प्लस y। ठीक है ना? अब अगर दो पॉइंट्स को इक्वल कर दिया, इसका मतलब क्या होता है? उनके x कोऑर्डिनेट सेम है, उनके y कोऑर्डिनेट सेम है। तो इसका मतलब यहां से मैं कह दूंगी 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। ऐसे ही 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज 2 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? b पॉइंट क्या आ गया? आप बताओ क्या निकालना है? तो क्वेश्चन ने आपको ये नहीं कहा फाइंड द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, वो आपने खुद सोचा। समझ में आ गया? क्वेश्चन इससे कितना का पैरेललोग्राम है, जहां से आपने अपना सीखी हुई चीज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर वो यूज करके वर्टेक्स निकाला, और देन यू फाउंड द CD, द मिड पॉइंट ऑफ CD विच इज पॉइंट E। ठीक है, अब आपके पास C दिया हुआ है 9 4, तो आप E निकालोगे विच इज मिड पॉइंट ऑफ CD एज, अब तो फॉर्मूला याद है ना, 7 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 4 डिवाइड, तो उसमें आ गया 8 7 बाई 2।
इतना क्लियर है? मतलब ये क्वेश्चन मुझे दिखा था जो तुम्हारे शायद पेपर में कट करवा देता जसली, पर ये था कुछ अलग से, जैसे डायरेक्ट किसी ने नहीं कहा होगा कि वर्टेक्स निकालो, अदरवाइज यही आता है वर्टेक्स निकालो या मिड पॉइंट निकालो या एक्स और वाई दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स दिया हुआ है और यहाँ पर वाई दिया हुआ है, वो निकालो। अब तक जो पैरेललोग्राम में देखे थे थोड़ा डिफरेंट है, बट हाँ जो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो करवाऊं सर्कल स्टार्ट अब। चलो लिखो, हमारे पास है चैप्टर 10 सर्कल। अभी सिर्फ जो 9th वाले सारे रूल्स है ना, क्लास 9th के जो सारे सर्कल्स के रूल्स हैं वही पढ़ने हैं, वही लिखने हैं आराम से। ठीक है, मुश्किल नहीं है सर्कल, जितना इजी 10th का सर्कल इजी है ना, कोई चैप्टर नहीं हो सकता कि मिलकर गिनकर एक एक्सरसाइज है, गिनकर 10 क्वेश्चन या 15, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन है बुक के, और थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा करवाऊंगी वो सब एक जैसे ही है। समझ में आ गई इतनी बात? पहली चीज तो सर्कल होता क्या है, डिफाइन सर्कल। मतलब हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने ना पॉइंट पर एक जैसे रस्सी बांधी, एक जैसे आई सॉ वन ऑफ माय टीचर्स ड्रॉ सर्कल ऑन द ग्राउंड। टीचर थे, उन्होंने सर्कल कैसे ड्रॉ किया, उन्होंने कहा एक बच्चे को पेन लेना, उसने पेन पकड़ लिया, तो रेनॉल्ड्स का बनाता था उसने ना, उन्होंने वहां से ना एक रस्सी बांधकर उसको ऐसे सेंटर में खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे बस पेन को पकड़ के खड़े हो जाओ। ही टुक अनदर, उसको एक्सटेंड किया उस रस्सी को, है ना। उसके बाद यहाँ पर उनके पास एक पेन था, राइट, और वो पूरा कहता तुमने नहीं हिलना है, आई विल जस्ट मूव अबाउट, तो वो ऐसे पूरा चक्कर से घूम गए। ठीक है ना। या फिर हम क्या करते हैं, हमने एक सेंटर पॉइंट से कुछ बच्चों को कहा इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर खड़े हो जाओ, तो बहुत सारे जब हमने पॉइंट से इकट्ठे कर दिए जो एक सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर थे, और उन सब पॉइंट्स को जब हमने उनके पाथ को ट्रेस किया, सो देन वी से हमने क्या ड्रॉ कर लिया है, एक सर्कल। तो सर्कल क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। लिख लो इस चीज को, सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो बेसिकली सर्कल में एक पॉइंट तो फिक्स है जो कि है सेंटर, और क्या चीज फिक्स हो गई, डिस्टेंस, उस सेंटर से कितनी दूरी पे खड़े होना है वो फिक्स हो गया। हमने उस दूरी पे खड़े हुए बहुत सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया, तो हमारे पास एक शेप बनकर आएगी जिसे हम कहते हैं सर्कल। ये डेफिनेशन सच में कह रही हूँ, सर्कल सबने कहा होगा ये सर्कल है, ये डेफिनेशन किसने नहीं सिखाई होगी। एंड अगर कोई प्रैक्टिकली पूछे ना इस सर्कल का सेंटर कैसे बनाना है, तो वही हम करते हैं कि हाउ डू आई फाइंड अ पॉइंट विच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द गिवन पॉइंट्स एट द बाउंड्री लाइन जो हमने ड्रॉ की है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस। क्लियर हो गया? तो एक गिवन जो फिक्स पॉइंट होता है ना, इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है ना, जो पॉइंट फिक्स है उसे हमने बोला सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर हो गया इतना? और जो ये फिक्स डिस्टेंस था, जो इक्वल डिस्टेंस था, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और जो ये हमने पूरी कलेक्शन की पॉइंट्स की जो आउटर बाउंड्री बनी, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस। अब जो भी मैं चीजें इसमें थोड़ी बहुत पढ़ाऊंगी, आई स्पेसिफिकली से कि वो चीज याद रखना, क्योंकि उस चीज को आपने कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट में भी यूज किया और कहीं ना कहीं आप उसे सर्कल्स में भी यूज करोगे, मतलब उसके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कह रहे हैं। क्लियर हो गया? अगर हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है, पक्का? लेकिन डायमीटर के लिए और जरूरी होना क्या चीज है, जैसे अब तो मैंने कहा 2 इंटू रेडियस क्या, तो मैंने ऐसे भी ले लिया, तो क्या ये डायमीटर बनी, इफ आई टेक दिस पॉइंट ए दिस पॉइंट बी, तो क्या ये डायमीटर है? डायमीटर के लिए होना क्या जरूरी, सबसे पहली कंडीशन क्या है, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन एंड इट शुड पास थ्रू सेंटर। डायमीटर के लिए बहुत जरूरी है कि वो स्ट्रेट लाइन हो, पासिंग थ्रू सेंटर हो। अब कोऑर्डिनेट में याद करना, जब भी आपने कहा था फाइंड 2 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो आपने डायमीटर नहीं ली थी, 1 पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि सर्कल पर 2 पॉइंट्स हैं, रेडियस आपको दी हुई थी, सर्कल पर 2 पॉइंट्स है, तो हमने उन्हें डायमीटर नहीं माना था कि उनका सेंटर पॉइंट ये निकल कर आएगा। क्वेश्चन में आपको बताऊंगी, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन, ये चीज है ना, पता क्या है, तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन रहती है, फिर वहां पे कहते हो मैम वैसे क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। जैसे इफ आई गिव दिस क्वेश्चन, राइट डाउन, लिखो,
सेंटर ऑफ द सर्कल इज, ये टेस्ट में आपको दिया भी था, ये आया भी हुआ है किसी ना किसी पेपर में, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2a minus 7 find the value of a if the circle passes through point 11 minus 9 and has diameter 10 root 2 units. ठीक है ना? तो इसमें सबसे जरूरी चीज क्या थी, आप एक सर्कल ड्रॉ करो, उसका सेंटर मार्क करो और उस पर लिखो सेंटर मुझे क्या दिया हुआ है। ठीक है, सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट 11 minus 9। ठीक है, अब इस सेंटर से और इस पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगी तो क्या बनेगा, और वो रेडियस किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ डायामीटर। तो रेडियस किसके इक्वल आ जाता है, 10 रूट 2 डिवाइड बाई 2, 5 रूट 2। और फिर हम आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पर कि इन दोनों का डिस्टेंस, सेंटर का और सर्कल पर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो कि है रेडियस, एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 रूट 2। तो आपका फॉर्मूला यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाती है, 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर, a माइनस 7 प्लस 9 का होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 5 रूट 2। अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड बिल्कुल ध्यान से करना, 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो 25 इंटू 2 हो जाएगा। स्क्वायर का हाफ मत करना, आई हैव सीन बच्चे कहते हैं कि स्क्वायर का हाफ कर दो तब भी हमारे पास रेडियस आएगी, ऐसा नहीं होता। इस चीज को मैंने स्क्वायर कर दिया, उसके बाद इसका हाफ किया, वो नहीं करना है हमें। ठीक है, तो मैथ में सिंपल मैथमेटिक्स और कैलकुलेशंस हैं। इतना क्लियर हो गया है ना? एक तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, आप समझ में आई बात ये। अब नेक्स्ट लिखो, वो सॉल्व कर लोगे तुम लोग, ठीक है, और करवाया भी हुआ है। अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज पॉइंट्स a minus 1y and b 5 7 lie on a circle। तो जब तक डायमीटर मेंशन नहीं किया जाएगा डायमीटर लेना नहीं है। विथ सेंटर O2 minus 3y, find the value of y, hence find the diameter। समझ में आ गया? सेंटर ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करो पहले तो। समझ में क्या आता है, सर्कल वर्ड दिखा ना तो मैंने साथ ही सर्कल ड्रॉ कर लिया। अगर सर्कल दिया हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके सेंटर के बारे में बात की जाएगी। जो दिया हुआ है 2 माइनस 3y, फिर जो ये पॉइंट्स है ये कहाँ है, लाई ऑन अ सर्कल। तो सर्कल पर ये दो पॉइंट्स लाई करते हैं, मैं उन्हें डायमीटर नहीं मानकर चलूंगी। अब कोशिश, मतलब आई हैव सीन समटाइम्स बच्चों ने क्या किया, ए यहाँ ले लिया, बी वहां ले लिया, वो बहुत कम चांस होगा कि वो डायमीटर बनकर आए। और वो होता भी कब है, जब हम कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, जब स्पीड टेस्ट होता है, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो दैट वी जस्ट सी द नंबर्स, हमें लगता है कि नहीं ये तो सेंटर ही बनकर आ रहा है। मतलब ए बी का मिड पॉइंट 2 माइनस 3y है, तो यहाँ पर नहीं है, की है। समझ में आया? तो वो चीज लेकर नहीं चलनी पहले केस में, मतलब एक्सप्लिसिटली आपने नहीं लेना है उसको। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए। समझ में आ गया?
तो इसमें आप लोगे रेडियस ओ ए इज इक्वल टू रेडियस ओ बी. दिस इज व्हाट वी विल यूज ओवर हियर. जब तक डायामीटर मेंशन नहीं है प्लीज डायामीटर लेकर उसको सॉल्व मत करना, क्योंकि आप अभी कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हो. वी आर फोकसिंग ऑन अ सब्जेक्टिव पेपर. तो चुपचाप से अच्छे बच्चों की तरह उसको रेडियस लेकर ही इक्वल करना है. बात समझ में आई? ये आप सॉल्व कर सकते हो. आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इसमें. देन यू विल डू, जब डायमीटर मेंशन होगा तब सेंटर को मिड पॉइंट लेकर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर के साथ हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन का मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं. यहां पर हम बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस पर है. नहीं, इक्वेशन सॉल्वेबल होगी. आंसर आया हुआ मेरे पास. -1y 57 है और 2 - 3y लिखा है. तो बाद में चेक करवाना मुझे. ठीक है. यू हैव बिग प्रॉब्लम विद योर कैलकुलेशन. समझ में आ गई बात? है आंसर आ रहा है इसका y. ठीक है. रेडियस के लिए हो सकता है स्क्वायर रूट में आंसर आए, बट इसका आंसर सॉल्वेबल है. क्लियर हो गया इतना बच्चे? चलो अब सर्कल पे आते हैं वापस. तो सर्कल इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट. गिवन फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर. इक्वल डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस. दिस इज सेंटर. आउटसाइड ऑफ द सर्कल जो ये बाउंड्री होती है इसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस. ठीक है ना. किसी भी पॉइंट के बारे में डिसाइड करना है. पॉइंट ए ये कहाँ लाए करता है? सर्कल के बाहर लाए करता है, सर्कल के अंदर लाए करता है, या सर्कल के ऊपर लाए करता है? तो तीन चीजें होती है. क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है. चेक वेदर अ पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, आउटसाइड या एक्सटीरियर बोल देते हैं उसको, इनसाइड और इंटीरियर. तो कैसे चेक करोगे इसको? हाँ ठीक है. हाँ दोनों से रेडियस निकाल. चेक वेदर अ पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल. तो कैसे चेक करते हैं हम? ऑन द सर्कल कब होगा? जब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड दैट पॉइंट इज इक्वल टू रेडियस. ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है. एक बहुत ही बार पेपर में एक दो बार आ चुका है, बोर्ड्स में भी आ चुका है. समझ में आ गया? किसी भी पॉइंट को सर्कल के ऊपर हमें पता करना है कि नहीं है, तो मैंने क्या करना है, रेडियस मुझे दी होगी, उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लूंगी मैं. उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर रेडियस के इक्वल है तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है. अगर आउटसाइड है तो क्या होगा? ओपीएस. ये ओपी है. रेडियस से बड़ी होगी छोटी होगी? बड़ी. तो ओपीएस मोर देन रेडियस. और अगर अंदर है वो पॉइंट तो क्या होगा? ओपीएस लेस देन. समझ में आ गया? बहुत बेसिक वाला हमारा सबसे पहला स्टार्ट हुआ है. ठीक है ना. यहाँ तक क्लियर है? किसी भी पॉइंट को हमें डिसाइड करना है, या तक कोऑर्डिनेट में ही क्वेश्चन है, वेदर दैट पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो. अब आते हैं हमारे सर्कल के कॉन्सेप्ट शुरू. हमने एक सर्कल ड्रॉ किया. इसका सेंटर था O. ठीक है. मैंने इस सर्कल पर दो पॉइंट्स लिए A एंड B. If I move from A to B walking on the boundary of the circle, तो इसे क्या बोलते हैं? आर्क. और अगर मैंने स्ट्रेट लाइन में गया A और B का डिस्टेंस कवर किया तो होता है कॉर्ड. समझ में आ गया? तो कॉर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन. ए बी कॉर्ड भी होगी. और जब मैंने सर्कुलर वाली पाथ को चूज किया तब वो बन जाता है आर्क, और हम उसे ऐसे शो करते हैं. ए बी को कैप में ले लेते हैं. ठीक हो गया? दैट कैप विल इज अ सिंबल फॉर दैट आर्क. तो डायमीटर क्या होती है? डायमीटर और कॉर्ड में क्या फर्क होता है, क्या रिलेशन होता है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल. अब इस एंड पॉइंट को O से ज्वाइन कर दिया और यहां से इसको, और ये मैंने x मार्क कर दिया. तो AOBX इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ द सर्कल. ठीक हो गया? तो 9 साइड सारा है सेक्टर ऑफ द सर्कल.
अच्छा, जब ए बी छोटी वाली पोर्शन हो, जैसे छोटी वाले पोर्शन पे चले हम लोग, यहाँ से यहाँ चले, तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। और अगर हमने लंबी वाले पोर्शन को कवर किया तो हम क्या बोलते हैं उसको? मेजर आर्क। ऐसे ही जो छोटा सेक्टर बना माइनर, जैसे पिज्जा की एक स्लाइस अलग कर दी तो दैट इज योर माइनर सेक्टर, और बाकी जो पड़ा रखा हुआ पिज्जा दैट विल बी द मेजर सेक्टर। इसको हमने चैप्टर नंबर जो एरियाज है उसमें कवर करना है, चैप्टर 11 में कवर करना है। क्लियर हो गया इतना? कॉर्ड समझ में आ गया, आर्क समझ में आ गया, माइनर आर्क, मेजर आर्क, है ना? अच्छा, सेमी सर्कल को क्या बोलते हैं? उसको डिफाइन करना हो तुम्हारे ना 9th क्लास में, 90 डिग्री नहीं होता, दैट इज द आर्क मेड बाय द डायमीटर। सेमी सर्कल ना तुम्हारी 9th क्लास की बुक में था, पढ़ लिखो इस चीज को। An arc is a dash when its end points are the ends of a diameter. An arc is a semicircle if its end points are the ends of a diameter. So semicircle is an arc made by the diameter. समझ में आ गई बात? ये तो हो गया बेसिक। अब आते हैं, अब इसमें कॉर्ड बनी है ना, मैंने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर एक एंगल बनता है। इसे अगर मैं कॉर्ड से देखूं तो एंगल मेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर, और अगर आर्क से देखूं तो एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर। ठीक हो गया? और इसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ आर्क। मेजर ऑफ आर्क इज एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर। लिख लो इसको, मेजर ऑफ आर्क क्या होता है? एंगल मेड बाय आर्क एट द सेंटर। और अगर मैं कॉर्ड से देखूंगी तो वो भी बात वही है, आर्क ने कहा वो मैंने एंगल बनाया है, उसी कॉर्ड ने कहा मैंने भी वही एंगल बनाया। बात क्लियर हो गया? और आपने एक चीज की थी, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। याद है ना ये सब चीजें? ठीक है, नेक्स्ट है, लिखो। इतना लिख लिया ना, इक्वल एंगल्स इक्वल कॉर्ड। दो सर्कल्स हो तब भी हम, so we have a chord AB, और यहां से मैंने सेंटर रखा तो कुछ रूल याद आया? कॉर्ड एंड सेंटर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, लिख लो इसको, ये बहुत बार यूज करोगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, और तभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सर्कमसेंटर बनता है। इसी वजह से जब आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए तीनों कॉर्ड्स के, और उन तीनों कॉर्ड्स ने ट्रायंगल बनाया, तो उनके साथ हमें सर्कमसेंटर मिलेगा। तभी सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, बिकॉज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ट्रायंगल की साइड सर्कल की कॉर्ड बन जाती है, एंड दैट्स व्हाई वी से जो सर्कमसेंटर होगा वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री वर्टिसेस होता है। ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, और ये भी। कोऑर्डिनेट में क्या था ना, सर्कमसेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, वही रूल है ये। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कन्वर्ट भी ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। याद आ गया रूल ये? चलो नेक्स्ट लिखो। अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो क्या होता है? दे मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। नेक्स्ट, if two chords are equal, then distance from center is also equal. याद है कि नहीं? Equal chords are equidistant from the center. Equal chords are equidistant
फ्रॉम सेंटर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो हमने रूल अब पढ़ना है। ये सर्कल लिया था, ये पोर्शन क्या आता है सर्कल का, सेक्टर होता है, और मैंने यहाँ से कॉर्ड भी ड्रॉ कर दी, है ना। तो ये वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस किया तो हमारे पास सेगमेंट आएगा। इन अदर वर्ड, मैंने एक सर्कल लिया और ऐसे एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी और यहाँ से सर्कल को कट कर दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे बनकर आएगा, एक तो पोर्शन ऐसे बन जाएगा और एक इस तरह। तो छोटा वाला होता है माइनर सेगमेंट और बड़े वाला होगा मेजर, ठीक है। अब सेंटर तो सर्कल का यही रहेगा, राइट। तो एक रूल हमने किया था, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स मेड बाय द chord at the center is equal to angle made by the chord in the opposite segment. इक्वल होता है डबल होता है, डबल होता है। ये x है तो ये क्या होगा 2x। तो कितना ही करवाऊंगी, एंगल AOB इज एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, और यहाँ से ACB है तो आर्क एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय द आर्क इन द ऑपोजिट सेगमेंट। मैं यहाँ से 2x देख रही थी ना, मतलब इन दोनों का मुंह जो है ना एक तरफ खुलेगा। यहाँ पर ये x था तो आई विल टॉक अबाउट दिस एंगल। अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मैं इसके पीछे को जाऊंगी, समझ में आ गया। बट इफ आई एम लुकिंग एट दिस एंगल, अब इसका मुंह कहाँ से आ गया, इस तरफ से, तो जो एंगल बनेगा ना वो भी इस तरफ से ही बनेगा। तो अगर ये y था तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल AOB जो कि है 2y वाला पोर्शन, दैट विल बी 2 ऑफ एंगल ADB, डबल ऑफ एंगल AD। इतना क्लियर हो गया। तो ये जो चीजें हैं, ये वाली जो अब से हम बात स्टार्ट करें, ये इंपॉर्टेंट है कल वाली क्लास में। और उसके बाद हाँ, ऑफ कोर्स एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में बहुत बार यूज होती है, ठीक है। जाओ।